हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज की हमारी प्रैक्टिस सेट है वो हमारी 8वीं प्रैक्टिस सेट है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या PYQ हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आज आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सारे क्वेश्चंस। अब इसी के साथ चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि फ्लैक्स के पौधे के तने में से जो तंतु अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रेटिंग, यानी कि गलाना। वो क्या कहलाती है, रेटिंग। ये गलाने की जो क्रिया होती है ये हम लोग कई प्रकार से करते हैं। फ्लैक्स के तंतु से जो है तने से तंतु अलग करने की जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम कई प्रकार से करते हैं। कुछ तो ओस के द्वारा करते हैं, ओस के द्वारा भी हम ये गलाने की प्रक्रिया करते हैं। पानी के द्वारा भी गलाने की प्रक्रिया करते हैं। इसको हम रासायनिक क्रिया के द्वारा भी गलाते हैं। मशीन जो अगला है, मशीन द्वारा या यांत्रिक क्रिया के द्वारा भी हम क्या करते हैं, ये प्रक्रिया करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े के उद्गम के सिद्धांत हैं। तो कपड़े के उद्गम के सिद्धांत कितने हैं, तो हम देखते हैं इनको। ये कितने सिद्धांत हैं, 4 हैं। कपड़े के उद्गम के सिद्धांत कितने हैं, 4 सिद्धांत हैं। अगर हम सिद्धांत को देखें तो कौन कौन से हैं, मॉडेस्ट्री है, इनमॉडेस्ट्री, प्रोटेक्टिव तथा डेकोरेटिव। इनको भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मॉडेस्ट्री है, इनमॉडेस्ट्री, प्रोटेक्टिव, देन क्या है फिर डेकोरेटिव। ये 4 क्या हैं, ये 4 वस्त्र विज्ञान का सिद्धांत है। यानी कि लज्जाशील, अलज्जाशील, सुरक्षा तथा सजावट। ये हमारे कितने हैं, 4 सिद्धांत हैं। यहीं अगर हम देखें वस्त्र विज्ञान के बारे में तो अवस्थाओं की भी बात करते हैं कि वस्त्र विज्ञान की कितनी अवस्थाएं हैं। तो अगर हम अवस्थाओं को देखें तो वस्त्र विज्ञान की 5 अवस्थाएं हैं। अब हम इन अवस्थाओं को भी एक एक करके देख लेते हैं कि अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जो पहली अवस्था है वो हमारी नग्न अवस्था है, दूसरी शिकार की अवस्था, तीसरी कौन सी है तो कृषि की अवस्था, चौथी सामाजिक अवस्था, और अगर हम 5वीं की बात करें तो आधुनिक या वैज्ञानिक अवस्था है। क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसमें कन्फ्यूजन भी बना रहता है। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। कपड़े के उद्गम के सिद्धांत कितने हैं, सिद्धांत 4 हैं। अगर यहीं अवस्थाओं की बात की जाए तो अवस्थाएं कितनी हैं, तो अवस्थाएं 5 हैं। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है हम उसको देखते हैं। वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। तो वस्त्र विज्ञान की ये सबसे छोटी इकाई क्या है, रेशा, यानी कि फाइबर है, रेशा। रेशे से हम क्या करते हैं, रेशे से हम धागे का निर्माण करते हैं। धागे से फिर हम क्या करते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं। इसके बाद देन हम क्या करते हैं, पहनने योग्य वस्त्र का निर्माण करते हैं। रेशा से धागा, धागे से कपड़ा, और कपड़े से हम क्या करते हैं, पहनने योग्य वस्त्र का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से होता है, तो वो ये पुरुषों के यानी कि पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी कि पुरुषों के शुक्राणु द्वारा होता है। पुरुषों के शुक्राणु द्वारा होता है क्या, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अब अगर देखें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की है। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने। कहीं कहीं से हम एंगम भी पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने।
इन्होंने क्या की है, अम्लीय वर्षा की खोज की है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो ये किसकी डिफिनेशन है, ये किसने कहा है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि, ये कौन मानते हैं? तो हमारा आंसर क्या आएगा, दहामा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो आंसर क्या आएगा, 1978 में, यानी कि 2 अक्टूबर 1978 को। 2 अक्टूबर 1978 को हुई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में रेक्टम जो है ये एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? ये पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से। अब अगर हम थोड़ा सा रेक्टम के बारे में जानें तो ये रेक्टम जो है ये किसका भाग है? तो रेक्टम ये बड़ी आंत के भाग है। इसके बड़ी आंत के 3 भाग हैं, कौन कौन से? सीकम, कोलोन तथा रेक्टम। ये किसके भाग हैं? ये बड़ी आंत के भाग है। अगर हम यही छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जेजुनम होता है, ड्यूडेनम होता है तथा इलियम होता है। कौन कौन से? डेडुनम, ज्यूजेनम तथा इलियम। ये किसके भाग हैं? छोटी आंत के भाग हैं। हमारे जो शरीर में अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। अगर वहीं हम जल की बात करें तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसको देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का है यानी कि WBC का अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा, ल्यूकेमिया। अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है? तो ल्यूकेमिया कहलाता है। अब अगर हम थोड़ा सा WBC के बारे में देखें तो WBC को हम और किन नाम से जानते हैं? तो WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। हम इनको और किन नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC का अगर हम जीवन काल की बात करें तो WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये 4 दिन का होता है। और जो है अगर यहीं RBC की बात करें तो RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। अगर WBC की बात करें तो WBC के कई प्रकार हैं, कौन कौन से? तो इसको भी हम देख लेते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, वैसोफिल। ये किसके प्रकार हैं? तो ये WBC के प्रकार हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। मूल्य क्या है? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये निकी लेमंग डॉर्सी का है। ये स्टेटमेंट किसका है? निकी लेमंग डॉर्सी का। ये स्टेटमेंट किसका है? निकी लेमंग डॉर्सी का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो जब थकान की स्थिति होती है तो कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? लैक्टिक अम्ल। अब जो हमारा थोड़ा सा हम थकान के बारे में भी जान लेते हैं कि थकान को जो है थकान को पेशियों की थकान है जो, इसको हम किस में मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं? तो पेशियों की थकान को हम अर्गोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। किससे मापते हैं? अर्गोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। अब अगर हम थकान की बात करें तो थकान कितने प्रकार की होती है? तो थकान 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी थकान होती है? पहला शारीरिक थकान, दूसरी कौन सी है? दूसरी मनोवैज्ञानिक थकान। अब अगर हम शारीरिक थकान की बात करें तो ये क्या होता है? ये लगातार घरेलू क्रियाओं को करने से धीरे धीरे क्या होता है, शारीरिक शक्ति कम होने लगती है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शारीरिक थकान कहते हैं। अगर वहीं हम मनोवैज्ञानिक थकान की बात करें तो इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक थकान किसी व्यक्ति की वह मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसके कारण उसे किसी खास कार्य के प्रति घृणा एवं अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक थकान भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला नीरस थकान, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कुंठाजन्य थकान है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कौन सा चरण है? तो समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कौन सा चरण है? तो हमारा आंसर का क्या आएगा? पहला चरण है। कौन सा चरण है? पहला चरण। अब अगर हम देखें थोड़ा सा निर्णय निर्माण प्रक्रिया की बात, अगर निर्णय प्रक्रिया की बात करें तो इसमें कुछ विद्वानों ने कुछ विद्वानों का जो है इन्होंने अलग अलग दिए हैं। तो हम देखते हैं कि जॉन डीवी ने कितने दिए हैं, निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। और अगर वहीं हम एलन की बात करें तो उन्होंने 6 चरण बताए हैं। और अगर हम ग्रॉस और कैंडल की बात करें तो इन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। इन्होंने कितने चरण बताए हैं? निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। तो ये अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 स्वयं प्रतिलिपिकारी है। तो ऐसा कौन सा हमारी बॉडी का अंग है जो क्या है? स्वयं प्रतिलिपिकारी। यानी स्वयं प्रतिलिपिकारी क्या होता है? अपने जैसा दूसरों का निर्माण करना। तो ये कौन कर सकता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये स्वयं प्रतिलिपिकारी है। यह कोशिका का वह अंग है जो अपने जैसे अनेकों क्या करता है? निर्मित करने में सक्षम होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्वयं प्रतिलिपिकारी भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमैन ने की है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो अल्टमैन ने की है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार ये भी पूछा जाता है कि एटीपी किससे संबंधित है? तो एटीपी किससे संबंधित है? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बार बार पूछा जाता है कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या किन किन नामों से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसे कोशिका का विद्युत घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा श्वसन का कार्य होता है। और ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है क्रेब्स चक्र के द्वारा। तो ये तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें थी। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। जो 15 क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और इससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगर यही हम जो है प्रोटीन की बात करें तो हमें प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रोटीन से हमें 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर यही हम फैट की बात करें तो फैट से भी हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो फैट से हमें 1 ग्राम फैट से लेने से हमें जो है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन जितने बता रहे हैं ये सभी के सभी क्या है? पूछे हुए क्वेश्चन है। प्रोटीन हो या फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो, ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में और भी जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है? ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें जो है वानस्पतिक जगत से होती है। कहाँ से होती है? तो वानस्पतिक जगत से होती है। जैसे चावल हुआ, राजमा हुआ, गेहूँ हुआ, अंगूर हुआ, आम हुआ, इन सभी से क्या होता है? हमें कार्बोहाइड्रेट अलग अलग रूपों में मिलता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि कार्बोहाइड्रेट को और हम किन किन नामों से जानते हैं?
तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम शर्करा भी कहते हैं, इसे हम श्वेतसार भी कहते हैं, और इसे हम किन नाम से जानते हैं, तो इसे हम शर्करा शर्करा कार्बोज और श्वेतसार के नाम से श्वेतसार भी कहते हैं। अब अगर हम देखें, एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई या सबसे सरलतम इकाई में ये टूटता है तो कौन सी है, तो वो ग्लूकोज है। कार्बोज की सबसे सरलतम इकाई कौन सी है, तो ग्लूकोज है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की सबसे बाहरी परत है। तो अंडे की जो सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाती है, तो कोरोना रेडिएटा कहलाती है। हमारा आंसर क्या आएगा, कोरोना रेडिएटा कहलाती है। कोरोना रेडिएटा कहलाती है। अगर हम थोड़ा सा अंडे के बारे में देखें तो अंडा क्या है, ये अंडा जो है प्राणिज भोज्य पदार्थ है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम एक अंडे का वज़न की बात करें तो एक अंडे का वज़न कितना होता है, तो इसका वज़न जो है 40 से 50 ग्राम होता है। कितना होता है, 40 से 50 ग्राम होता है। थोड़ा सा अगर हम अंडे के बारे में देखें तो अंडे में कौन सी मुख्य प्रोटीन पाई जाती है, इसमें जो मुख्य प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में और भी जो है बहुत सी प्रोटीन पाई जाती हैं। अंडे में और कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अंडे में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है, आवल ब्यूमिन है, आवल ग्लोब्यूमिन है, कॉर्न एल्ब्यूमिन है, ओवोम्यूसिन है, एविडिन है, और जो नेक्स्ट है ओवोम्यूकाइड है। ये सभी के सभी प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, तो ये सभी के सभी प्रोटीन हमारे एग में पाए जाते हैं। तो आज जो हमने 17 क्वेश्चंस को देखा, आई होप आज आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।